हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 4th द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्लीट करेंगे। सो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी में आपके ये बुक में इमेज दिया हुआ है सबसे फर्स्ट पेज पे इस चैप्टर के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक बुक है। बुक को कौन पब्लिश किया गया तो याद रखिएगा, बुक को जो पब्लिश किया गया था ईटी पॉल के द्वारा। एक म्यूजिक पब्लिशर थे जिनका नाम क्या था, ईटी पॉल, और बुक का नाम क्या है, द डॉन ऑफ सेंचुरी। और इस बुक पे यहाँ पे देखिए कि एक एंजल लाइक फिगर है। तो ये क्या दिखा रही है कि हाथ में एक झंडा ली हुई है। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये एंजल ऑफ प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस को दिखा रही है यहाँ पे जो झंडा ली हुई है। और ये एक व्हील पे खड़ी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक व्हील पे खड़ी है और इसके दो विंग्स हैं। तो ये व्हील क्या दिखा रहा है, ये टाइम को सिंबलाइज करता है। यहाँ पे जो खड़ी है इस पे ये टाइम को सिंबलाइज करता है। और इसके जो पीछे जो है, तो आप देखिए इस फिगर के पीछे बहुत सारे इमेज है। तो इमेज में जैसे रेलवेज है, कैमरा है और मशीन्स है, प्रिंटिंग है, फैक्ट्रीज है। तो ये सब भी क्या दिखा रहा है, मतलब कि प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये फिगर यही दिखा रहा है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है ओरिएंट। तो ओरिएंट का मीनिंग आप यहाँ से देख लीजिएगा। ओरिएंट क्या है, जो कंट्रीज होते थे ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन, यूजुअली रेफरिंग टू एशिया, उन्हीं को बोलते हैं, ईस्टर्न साइड्स के कंट्री को ओरिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट इस फिगर में दो इमेज दिया हुआ है। तो ये क्या इमेज दिखा रहा है, तो पहला इमेज दिखा रहा है कि अलादीन के बारे में। जो अलादीन का चिराग आप सुने होंगे, अलादीन के चिराग से वो क्या करता था, कुछ भी बना देता था, नए नए चीज़। तो यही फिगर दिखा रहा है। ये फिगर सिंबलाइज कर रहा है ईस्ट को सिंबलाइज कर रहा है, ईस्ट पास्ट को सिंबलाइज कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि अलादीन अपने मैजिक लैम्प से क्या बना देता था, ब्रिज बना देता था, शिप बना देता था, टावर्स बना देता था, हाई राइज बिल्डिंग्स बना सकता था। तो अलादीन को किससे कंपेयर किया गया है, इसमें मॉडर्न मैकेनिक से कंपेयर किया गया है। जो सेकेंड वाला इमेज क्या दिखा रहा है, मैकेनिक का दिखा रहा है, जो अभी मॉडर्न मैकेनिक है। तो इस फिगर में ये दिखा रहा है कि मैकेनिक के पास भी इतने सारे नए नए टूल्स और ये सब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है कि नए नए इनोवेशंस और फैक्ट्री, तो ये कुछ भी बना सकता है। मतलब मैकेनिक जैसे ब्रिज बना सकता है अपने। तो इसमें बस यही कंपेयर किया गया है कि अलादीन को, और इससे मैकेनिक से कंपेयर किया गया है कि अलादीन अपने चिराग से कुछ भी बना सकता था यहाँ पे, और यहाँ पे मॉडर्न मैकेनिक है। तो मैकेनिक जो है अपने नए नए इनोवेशंस और आविष्कार जो भी हुआ उससे ब्रिज, स्टीम, ये सब अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बना सकता है। अगला जो टॉपिक है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका मतलब समझ लीजिए, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्री के आने से पहले का समय, मतलब इंडस्ट्री उस टाइम नहीं आया था, उससे पहले। तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि हम जैसे इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बस ये बोलते हैं कि इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन होगा तो सिर्फ फैक्ट्री की बात आएगी, फैक्ट्री में ही प्रोडक्शन होगा। अगर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करेंगे तो फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में बोलेंगे। लेकिन जैसे कि हिस्टोरियंस इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफन बिगिन विथ सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट फैक्ट्रीज। मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे कि इंडस्ट्री नहीं था या फैक्ट्री नहीं था, तो उसके पहले भी तो कपड़े बनते थे, उसके पहले भी तो प्रोडक्शन होता था। तो वो कैसे होता था, तो इस चीज़ में पढ़ना है कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। प्रोटो का मतलब समझ लीजिए अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे ये था कि उस समय जो प्रोडक्शन होता था कपड़े वगैरह, तो वो सब कहाँ होता था, तो लोगों के घर में होता था प्रोडक्शन। मतलब कि सामान वगैरह सबके घर पे दे दिया जाता था और वहाँ पे प्रोडक्शन होता था। तो उसी फेज को क्या बोला जाता था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब घर में कपड़े बना के लोग अपना इधर उधर बेचते थे या देते थे, उसी को बोलते थे। उससे पहले का जो पीरियड है वो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो अब इसमें क्या हो रहा था कि जैसे कि मर्चेंट्स वगैरह थे 17th और 18th सेंचुरी में, टाउन्स के मूविंग टू द कंट्री साइड। कंट्री साइड यहाँ पे क्या है, तो कंट्री साइड ध्यान रखिए। अब देखिए इसमें क्या था कि जैसे कि 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी में जो मर्चेंट्स थे कहाँ पे, यूरोप के अंदर में, वो सब मूव कर गए। मतलब कि मूव करने लगे किधर की ओर, कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब गांव की ओर, विलेज की ओर। क्यों जाना चाह रहे थे वो विलेज की ओर, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, जो मर्चेंट्स जो यूरोप के अंदर थे शहर में, वो लोग गांव के लोगों को कुछ कुछ पीजेंट्स वगैरह को पैसे देते थे और उनको मनाते थे कि आप लोग मेरे लिए काम कीजिए। मतलब जो भी कपड़े वगैरह या जो भी प्रोडक्शन वगैरह है तो वो मेरे लिए काम कीजिए। तो उनको गांव में क्यों जाना पड़ रहा था, मतलब कंट्री साइड क्यों जाना पड़ रहा था, तो वहाँ पे एक दिक्कत हो रही थी। क्योंकि वो तो चाहते, मर्चेंट्स तो शहर में भी काम करवा सकते थे किसी से भी, लेकिन उन लोगों को मूव करना पड़ रहा था। तो उसका मेन रीज़न ये था कि वो लोग जैसे शहर में काम करवाते थे तो वहाँ पे क्या था, एक ट्रेड गिल्ड्स था।
तो गिल्ड्स क्या होता है कि कुछ यूनियन होते हैं कुछ लोगों के, और वो लोग का पूरा कंट्रोल रहता है मार्केट पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वहाँ पे अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स थे तो शहर में, तो वो लोग बहुत ही पावरफुल थे। और वो लोग क्या करते थे कि मतलब सब पूरे चीज़ पे मेंटेन करते थे, मतलब अपना, मतलब ये ऐसे बोलिए कि आप जैसा जो भी प्राइस डिसाइड करना है तो वही यूनियन के लोग, ट्रेड गिल्ड्स वगैरह ही डिसाइड करेंगे। रेस्ट्रिक्शन लगा देते थे कि नए पीपुल आएंगे ट्रेड वगैरह में तो उन पे भी बहुत चीज़ों पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाते थे। तो मतलब पूरा उनका मोनोपोली था। डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, कौन सा कपड़ा है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, तो सब के लिए वही कर रहे थे। तो अब ये लोग सोचे कि यहाँ पे उनसे उलझने से अच्छा है कि कहीं गांव में चले जाएं। कहाँ के यूरोप के मर्चेंट्स, तो वो लोग गांव में चले जाते थे और वो मूव कर गए कहाँ की ओर, गांव की ओर। तो यहाँ पे अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वो लोग कंट्री साइड, और कंट्री साइड में जो गरीब लोग थे जैसे पुअर पीजेंट्स, आर्टिसेंस, वर्किंग फॉर मर्चेंट्स, और वो लोग क्या किए कि तैयार करने के लिए, मतलब काम करने के लिए तुरंत तैयार भी हो गए। इनके लिए कॉटेजर्स एंड पुअर पीजेंट्स डिपेंडेंट ऑन कॉटन, वो लोग किस चीज़ पे डिपेंडेंट थे पहले, कॉटन पे, और लैंड फॉर देयर सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट थे। और वो लोग क्या करते थे, गांव के लोग पहले लकड़ी वगैरह चुनते थे जंगलों में से, वेजिटेबल्स, स्ट्रॉ, और अब उनको एक अल्टरनेटिव सोर्स की भी ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि मेनी हैड, छोटे मोटे बहुत लोगों के पास क्या था कि छोटे मोटे ज़मीन थे, टीनी प्लॉट्स थे जो पीजेंट्स लोग गांव में रहते थे। और जैसे ही मर्चेंट्स वहां पहुंचे और उन लोग को ये ऑफ़र दिया गया, और मर्चेंट्स क्या बोले कि आपको मैं एडवांस पैसा दे देता हूँ और आप, तो तुरंत तैयार हो गए। कौन तैयार हो गया काम करने के लिए, तो पीजेंट्स थे, जो गांव के जो पीजेंट्स थे, मजदूर गरीब लोग, वो तुरंत तैयार हो गए इन मर्चेंट्स के लिए काम करने के लिए। तो देखिए इसमें क्या हो रहा था कि जो कंट्री साइड, यहाँ पे गांव से ही बोला गया गांव के, तो वो लोग सोचे क्या कि मर्चेंट्स की अब तो हम लोग गांव में ही रह के और यहीं पे क्या करेंगे, तो यहीं पे ये लोग अपना खेती वगैरह करने लगे। छोटे मोटे जो प्लॉट्स थे और इनकम जो भी आता था उससे अपना जो फैमिली में थोड़ा उनको मदद मिल जाता था। इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्री के आने से पहले, मतलब ये मर्चेंट्स उनको घर पे ही काम दे दिए थे करने के लिए, कुछ कपड़े बनाना या कुछ और, तो इनको उससे जो पैसे मिलते थे तो उनको थोड़ा सप्लीमेंट मिल जाता था कि अपने घर के पैसे में और थोड़ा मदद मिल जाती थी उससे। और उससे क्या होता था कि इनके घर में जितने बच्चे वगैरह हैं वो सब भी काम करने लग जाते थे, तो घर का भी पूरा क्या होता था, यूटिलाइज हो जाता था अपने रिसोर्स वगैरह का। इसके अलावा काम करने में कुछ लोग भी लगते थे, तो इनका टर्म्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये याद कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टेपलर है, फुलर है एंड कार्डिंग है, तो ये लोग थे कुछ। तो इसमें स्टेपलर लोग कौन थे, तो जो पर्सन थे हु स्टेपल्स और शॉर्ट्स वुल फ्रॉम अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर, मतलब कि जो ऊन होता है उसमें से वो छांटते थे, जैसे मोटे पतले जो धागे हैं, मतलब उसमें से उल के जो छांटते थे जो जैसा ज़रूरत है उसमें। फ्यूलर था ए पर्सन हु फ्यूल्स दैट्स इट गैदर्स क्लॉथ बाय प्लीटिंग, तो ये सब अलग अलग लोग थे, अलग अलग काम करते थे वो कपड़े के लिए। कार्डिंग, कार्डिंग क्या होता है, प्रोसेस इन विच फाइबर सच एज कॉटन और वुल आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग, स्पिनिंग से पहले जो प्रिपेयर किया जाता था, जैसे धागे वगैरह जो बनाने से पहले, तो उससे पहले उसको प्रिपेयर किया जाता था। तो यही सब है, इनका नाम याद कर लीजिएगा जो इनके डेफिनेशंस। मर्चेंट क्लॉथियर इन इंग्लैंड परचेज वुल फ्रॉम द वुल स्टेपलर और कैरीड इट टू द स्पिनर्स, मतलब जो मर्चेंट थे वो लोग क्या करते थे, खरीदते थे कपड़ा कहाँ से, इन इंग्लैंड परचेज वुल फ्रॉम द वुल स्टेपलर से वुल खरीद लेते थे, और कैरीड इट टू द स्पिनर्स, द यार्न थ्रेड दैट वाज स्पून वाज टेकन टू द सब्सिक्वेंट स्टेजेस, और ये अलग अलग स्टेजेस में ले जाया जाता था अलग अलग लोगों को, फिर फ्यूलर्स एंड देन टू ड्रायर्स, और इस तरह से यहाँ पे वो लोग काम करवाते थे। और इसमें जो लंदन था उसको क्या बोला जाता था कि फिनिशिंग सेंटर के नाम से, लंदन इन केम टू बी नोन एज द फिनिशिंग सेंटर के नाम से लंदन को जाना जाता था। और इसमें ये होता था कि जैसे कि हर एक स्टेज पे 20 से 25 वर्कर्स एम्प्लॉयड किए जाते थे कोई भी काम करने के लिए। और अगर एक बात करें कि जैसे कि मर्चेंट कोई आया वहाँ पे काम कराने के लिए रूरल एरिया में, तो वो कम से कम 100 लोगों को काम दे देता था एक मर्चेंट, 20 से 25 वर्कर्स एम्प्लॉयड एट ईच बाई ईच मर्चेंट। दिस मीन दैट ईच क्लॉथियर हैज कंट्रोलिंग हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स, मतलब हर एक कपड़े का जो काम करने वाला जो व्यापारी था वो 100 वर्कर्स को कंट्रोल करके रखता था। तो एक क्विक रिकैप आपको बता देता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का जो टर्म होता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें क्या होता था कि इंडस्ट्री के आने का पहले का समय था, और इसमें जो घर पे ही लोग कपड़े वगैरह बनाते थे। उसके बाद से क्या हुआ कि 17वीं सेंचुरी में जो मर्चेंट्स लोग थे वो सब कंट्री साइड में मूव करने लगे। क्यों मूव करने लगे, क्योंकि
वहाँ पे जो ट्रेड गिल्ड्स था इन लोगों को कपड़े वगैरह बनाने में बहुत सारे वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे, तो इसलिए उनको कंट्री साइड में मूव करना पड़ा। और कंट्री साइड में जैसे गए तो गांव के लोग तुरंत तैयार हो गए काम करने के लिए, क्योंकि वो लोग भी कुछ अल्टरनेटिव खोज रहे थे कुछ काम करने का। पहले वो जंगल में लकड़ी वगैरह चुनते थे, वेजिटेबल्स, और ये लोग तुरंत तैयार हो गए काम करने के लिए। और इनमें ये अलग अलग डिफरेंट स्टेज पे अलग अलग स्टेज पे लोग रहते थे, स्टेपलर, फ्यूलर और कार्डिंग, जो कि अलग अलग काम करते थे। और लंदन जो था उसको फिनिशिंग सेंटर्स के नाम से जाना जाता था, और 20 से 25 वर्कर्स एम्प्लॉय किए जाते थे एक मर्चेंट के द्वारा। और कंप्लीट अगर बात करें तो एक मर्चेंट कम से कम 100 वर्कर्स को कंट्रोल करके रखता था। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो उस समय तक कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज वगैरह आया नहीं था, वो सब पीरियड था क्या, इंडस्ट्री के आने के पहले का। अब क्या है, जैसे शुरुआत होता है कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री के आने के बाद का समय। तो सबसे पहला जो फैक्ट्री इंग्लैंड के अंदर में जो आया था वो 1730 में आया था। और लेकिन 18th सेंचुरी तक नंबर ऑफ फैक्ट्रीज क्या हो गया, वो मल्टीप्लाई हो गया, मतलब बहुत ही बढ़ गया। और पहला जो फर्स्ट सिंबल था नया एरा का वो क्या था, कॉटन का था। और प्रोडक्शन कॉटन का जो बूम हो गया वो लेट 19th सेंचुरी में और ज़्यादा होने लगा, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं अगर 1760 1760 में ब्रिटेन में मात्र 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन को प्रोडक्शन होता था, और टू फीड इट्स कंट्री इन इंडस्ट्री बाय 1787 तक दिस इम्पोर्ट, मतलब जो इम्पोर्ट था वो, मतलब कि ब्रिटेन इम्पोर्ट करता था वो 2.5 मिलियन ही। लेकिन अब क्या हो गया, 1787 तक इम्पोर्ट बढ़ के कितना हो गया, 22 मिलियन पाउंड्स हो गया। और ये क्यों हो गया इंपोर्ट, मतलब ब्रिटेन के अंदर में इंपोर्ट क्यों बढ़ गया इतना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे धीरे धीरे ये सब आ गया, फैक्ट्री आ गया, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बन गया। तो आपको याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम याद रखना है, रिचर्ड आर्कराइट। तो इन्होंने पहला कॉटन मिल क्रिएट कर दिया था। इसके अलावा बहुत सारे इन्वेंशंस वगैरह हुए नए नए। तो इन्वेंशंस होने से अब जैसे कि सब चीज़ में डिमांड बढ़ गया, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, धागे वगैरह जो बनता था, तो ये सब का काम हो, मतलब कि सब चीज़ में लेबर लगेंगे ज़्यादा। और इंडस्ट्रीज़ आने से मतलब कि डिमांड, जैसे कि इम्पोर्ट ज़्यादा होगा, और इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तभी तो यहाँ पे रॉ कॉटन का भी इम्पोर्ट बढ़ गया था इंडस्ट्रीज़ आने के बाद से। लेकिन फ़ायदा क्या हो रहा था कि जैसे कि पहले सबको, मर्चेंट्स लोग को गांव गांव जाके काम कराना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया कि सब एक ही छत के नीचे काम हो रहा था। मतलब जैसे कि फैक्ट्री बैठ गया तो उसमें क्या होगा, एक ही घर के नीचे सब काम हो रहा था, एक वन रूफ के अंदर में। और इससे एक घर के नीचे काम होगा तो सुपरविजन भी अच्छा होगा, क्योंकि देखभाल भी उसका अच्छा हो सकता है, कपड़ा वगैरह जो भी बना रहा है, और क्वालिटी वगैरह भी चेक हो सकता है। और एंड रेगुलेशन ऑफ लेबर, ऑल ऑफ विच हैड बीन डिफिकल्ट टू डू। जबकि कब होता था, जब प्रोडक्शन कहाँ होता था, कंट्री साइड में। क्योंकि कंट्री साइड में क्या होता था, डिफरेंट जगहों पे जाके पहले प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में देना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया, ईजी हो गया, क्योंकि सब एक ही छत के नीचे काम होने लग गया। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, कमिंग ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री कब आया था इंग्लैंड में, सबसे पहले 1730 में आया था। और फैक्ट्री जो 18 सेंचुरी में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। और इसमें क्या हो गया कि कॉटन वगैरह सबसे पहले जो आ रहा था, और इंपोर्ट क्या हो गया था, वो बढ़ गया था। 1760 में 2.5 मिलियन से लेके कितना हो गया था, 1787 में 22 मिलियन तक बढ़ गया था इंपोर्ट। और इसके कारण ये था कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप हो गए थे, और इनको ये बोला जाता है रिचर्ड आर्कराइट, ये कॉटन मिल बनाए थे। और इसके अलावा पहले क्या होता था कि घर घर में जाके काम कराना पड़ता था, और इंडस्ट्रीज आने के बाद सब एक छत के नीचे ही काम होने लग गया। अगला जो टॉपिक है द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। इसका मतलब होता है कि जैसे इंडस्ट्री है तो उसका ग्रोथ मतलब तेज़ी से हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा था। तो बोलेंगे जो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ था वो बहुत धीरे धीरे हो रहा था। ऐसा नहीं कि नए नए कॉटन मिल और ये सब चीज़ें आ गए तो लोग हाथ से काम करना छोड़ दिए, और अपना जो डोमेस्टिक वर्क वो सब काम करना छोड़ दिए। तो इसका कारण ये, जैसे कि पहला ये पॉइंट है फर्स्ट, जैसे कि डायनेमिक इंडस्ट्री था ब्रिटेन, वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल्स। मतलब किस किस चीज़ों में ज़्यादा रैपिड तेज़ी पकड़ा, जैसे कि ज़्यादा इंडस्ट्री किस में ज़्यादा ग्रोथ पकड़ा, जैसे कि आयरन एंड स्टील का जो इंडस्ट्री था उसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि रेलवे का जो काम बढ़ रहा था, मतलब रेलवे का एक्सपेंशन बढ़ रहा था। रेलवे अगर नेटवर्क अगर काम होगा ज़्यादा तो आयरन की ज़्यादा काम पड़ेगी इंग्लैंड के अंदर में। तो इसलिए एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840s एंड इन कॉलोनीज फ्रॉम द 1860s, द डिमांड ऑफ आयरन एंड स्टील बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन इन 1873 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग आयरन एंड स्टील वर्थ अबाउट 77 मिलियन यूरोज, डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट। मतलब ये था कि जो 1873 तक
बाई 1873 तक ब्रिटेन जो था वो एक्सपोर्ट कर रहा था आयरन एंड स्टील वर्थ 77 मिलियन यूरो का, डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट। जितना वो कॉटन एक्सपोर्ट करता था उसका दोगुना ये आयरन स्टील भेजना पड़ रहा था इधर उधर, क्योंकि रेलवेज का नेटवर्क एक्सपेंशन हो रहा था। सेकेंड पॉइंट ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि इंडस्ट्री है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से पुराने जो काम करना छोड़ ही दिए। सेकेंड पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। नई इंडस्ट्रीज भले ही बनते चलेगी लेकिन पुरानी जो इंडस्ट्रीज है वो ख़त्म नहीं होगी, मतलब उसका भी काम चल रहा था। और यहाँ पे भी देखिए, इवन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजी। मतलब 19th सेंचुरी के एंड तक में 20% ही लोग किस में एम्प्लॉय थे, टेक्नोलॉजी और एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर में। बाकी 80% तो अपना घर पे ही काम कर रहे थे, मतलब घर पे ही कर रहे थे। तो ये बोलेंगे कि किस हिसाब से इंडस्ट्री तेज़ी पकड़ रहा था। तो आप यहाँ से सेकेंड पॉइंट ये लिखिएगा कि भले ही इंडस्ट्री आ गया था लेकिन 20% जो थे वर्कफोर्स ही इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और टेक्नोलॉजी वगैरह का ज़्यादा यूज कर रहे थे, और बाकी के 80% यहाँ पे कि देखिए लिखा हुआ है क्लियर कि डोमेस्टिक यूनिट्स में ही, यानी घरों पे ही प्रोडक्शन वगैरह का काम कर रहे थे। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, जो पेस था चेन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़, मतलब इसमें ये हो रहा था कि जैसे कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में भी तो लोग चेंज कर रहे थे, देख रहे थे कि अगर इंडस्ट्री अच्छा कर रहा है कपड़े, तो ट्रेडिशनल वाले भी, पुराने वाले भी सोचे कि हमें भी कुछ अच्छा करना पड़ेगा मार्केट में जमे रहने के लिए। तो ये लोग भी क्या किए, देखिए स्टैग्नेंट का मतलब ये होता है रुके हुए नहीं थे वो लोग। तो ये लोग भी क्या कर रहे थे कि कुछ कुछ नए नए इनोवेशंस कर रहे थे, जो पुराने हाथ से जो काम कर रहे थे। जैसे क्या कर रहे थे, फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग, प्रोडक्शन, और इन सब में कुछ कुछ इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे थे जो हाथ से जो मैनुअल वर्क करते थे, ताकि इनका भी मार्केट चल सके। और फोर्थ क्या था, जो इंडस्ट्री को इसमें लिखेंगे कि ये स्लो चल रहा था, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर स्लो हो रहा था, क्योंकि एकदम से ड्रामेटिक नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें कारण भी था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हो रहा था वो स्लो इसलिए हो रहा था कि भले ही नई टेक्नोलॉजी आ जा रही थी, लेकिन नई टेक्नोलॉजी क्या थी, महंगी थी, ये लिखना पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी क्या थी, एक्सपेंसिव थी, और मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट कॉशियस थे अबाउट यूजिंग इट, कि उसको कैसे यूज़ करना है। दिस मशीन्स ऑफन ब्रोक, और वो सब क्या थे, वो टूट भी जाते थे। अगर कभी कभी टूट जाते थे तो उसमें रिपेयर बहुत ही महंगा होता था, इसलिए इतना इफ़ेक्टिव नहीं था एज जिसके इन्वेंटर्स जो थे, उनको बनाने वाले वो मशीन्स को वो क्लेम कर रहे थे कि ये ऐसे है। तो फोर्थ पॉइंट ये लिखना है, सिंपल ये लिख लीजिएगा कि वो जो थे मशीन्स वगैरह ये सब क्या थे, वो टूट जाते थे और उनको बनाना, रिपेयर करना कॉस्टली था और उतना इफ़ेक्टिव नहीं था जितना वो मशीन बनाने वाले बोलते थे, तो उतना इफ़ेक्टिव वो था नहीं। तो ये 4 पॉइंट्स इसमें मेंशन कर देना होगा। यहाँ पे एक केस लिया गया है स्टीम इंजन का, जो जेम्स वाट थे, इन्होंने क्या बनाया था। तो अब एक्चुअली में जो स्टीम इंजन था उन्होंने एक मतलब बनाया गया था इसके द्वारा, न्यू कॉमन, और जेम्स वाट ने अपने नाम पे उसको कुछ इम्प्रूवमेंट करके वो अपने नाम पे उसको क्या कर लिया था, पेटेंट करा लिया था। जेम्स वाट इम्प्रूव द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यू कॉमन। न्यू कॉमन ने बनाया था स्टीम इंजन और उसको अपने नाम पे कुछ चेंजेस करके ये पेटेंट करा लिया था। कौन, जेम्स वाट ने 1781 में। अब ऐसा नहीं कि स्टीम इंजन आ गया तो सब लोग स्टीम इंजन से ही पूरा काम कर लेंगे। उसके अलावा स्टीम इंजन के आने के बावजूद भी 19th सेंचुरी में देयर वेयर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन्स ऑल ओवर द इंग्लैंड। ऑफ दीज 80 वेयर इन कॉटन इंडस्ट्रीज में यूज़ करते थे और 9 इन ओल इंडस्ट्रीज एंड द रेस्ट इन माइनिंग और कैनल और आयरन वर्क्स में यूज़ किया जाता था। तो स्टीम इंजन्स था वो नॉट इज यूज इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज टिल मच लेटर इन द सेंचुरी। तो स्टीम इंडस्ट्रीज भी कोई भी जैसे यूज़ नहीं किया जाता था एनी अदर इंडस्ट्रीज टिल मच लेटर इन द सेंचुरी, मतलब कि उसके एंड तक। तो पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको यही लिखना है कि जो डायनेमिक इंडस्ट्रीज़ था वो ब्रिटेन में, वो पहले किस में ज़्यादा ग्रोथ हुआ था एक्सपेंशन, तो आयरन स्टील और ये सब में ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि रेलवे लाइंस वगैरह बिछ रहा था और ब्रिटेन ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लग गया था। किसको, आयरन स्टील का, और कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ गया था, 77 मिलियन डबल हो गया था कॉटन एक्सपोर्ट। सेकेंड पॉइंट ये लिख दीजिएगा कि भले ही नई इंडस्ट्रीज़ आ गई थी लेकिन पुराने वाले को डिस्प्लेस नहीं की थी, और 20% ही थे टोटल वर्कफोर्स जो एम्प्लॉयड थे किसमें, टेक्नोलॉजी वगैरह में। और इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल वाज डायनामिक सेक्टर
लेकिन लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस विद इन फैक्ट्रीज वो सब घरों में होता था, मतलब 20-80 का मान लीजिए रेशियो, 20% ही लोग इंडस्ट्री थे, 80। थर्ड जो पॉइंट था कि ट्रेडिशनल वाले भी अपना कुछ कुछ चेंज कर रहे थे ताकि इंप्रूवमेंट हो ये सब बनाने में। फोर्थ पॉइंट में ये लिख देना है कि टेक्नोलॉजी का जो था ये क्या था, चेंजेस स्लो हो रहा था और ये अचानक से नहीं बढ़ा, क्योंकि वो मशीन्स वगैरह थोड़ा महंगा होता था, उनको ऑपरेट करना टूट जाता था तो वो दिक्कत होती थी। इस जितना वो बोलते थे उनके बनाने वाले उतना वैसा था नहीं। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन को अपने नाम पे पेटेंट किया था, हालांकि इन्वेंशन न्यू कॉमन के द्वारा किया गया था और जेम्स वाट ने उसको मॉडिफिकेशन करके 1781 में पेटेंट कर लिया था। और इसके अलावा जो 321 स्टीम इंजन्स था पूरे ऑल ओवर इंग्लैंड में और 80 कॉटन इंडस्ट्रीज़ ये सब जगह पे यूज़ करता था, लेकिन कम्प्लीटली वर्क इस पे नहीं होता था स्टीम इंजन्स पे। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर इन विक्टोरियन ब्रिटेन, मतलब क्वीन विक्टोरिया के राज में लेबर की कोई भी शॉर्टेज नहीं थी और जितने भी गरीब लोग थे, पुअर पीजेंट्स, वो लोग इधर उधर सिटीज़ में घूम रहे थे कि उनको कोई काम मिल जाए, काम की तलाश कर रहे थे। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बहुत आसानी होती थी क्योंकि लेबर इतना ज़्यादा होता था, लेबर इतना है तो उनको पैसे भी कम देते थे जो लेबर से वो लोग काम कराते थे। जैसे कि अब इसमें क्या होता था कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्या करते थे कि जब ज़रूरत पड़ा लेबर को रखे और फिर हटा दिए, जैसे काम ख़त्म हो गया तो फिर उनको हटा देते थे। इसलिए लेबर का जो डिमांड था वो क्या था, सीजनल था। जैसे कि जब भी काम पड़ गया, गैस वर्क हो गया या ब्रूअरीज हो गया, जो बियर वगैरह की जो फैक्ट्रीज है, और कोल्ड मंथ्स वगैरह में, ये सब में जब भी ज़रूरत पड़ा उसी टाइम पे वो लेबर्स को रखते थे और बाकी टाइम पे हटा देते थे। जैसे कि यहाँ पे सब लिखा हुआ है, देखिए, बुक बाइंडर्स, बुक बाइंडिंग होना, या प्रिंटर्स के लिए, कैटरिंग, क्रिसमस के टाइम पे काम पड़ा तो क्रिसमस के टाइम पे लेबर को रख लिया और फिर हटा देते थे, और दिसंबर वगैरह में। इसलिए विंटर वॉज द टाइम दैट शिप्स वर रिपेयर्ड, जैसे विंटर में शिप बनाने का काम हुआ तो उस टाइम में लेबर को रख लिए। इन ऑल सच इंडस्ट्रीज जहाँ पे प्रोडक्शन क्या होता था, फ्लक्चुएट करता था सीजन में, तो उस जगह पे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्या करते थे कि जैसे कि अब सपोज के लिए कभी ज़रूरत है 2 महीने में काम है तो उसी टाइम पे रखेंगे, और बाकी टाइम तो काम नहीं रहेगा तो एक्स्ट्रा हटा ही देंगे। तो वो इंडिया में भी होता है, जब भी ज़रूरत पड़ता है मिठाई वगैरह बनाना है या दिवाली या कोई पर्व त्यौहार है तो उस समय ज़्यादा होटल में आप देखते होंगे ज़्यादा लेबर सब आ जाते हैं काम करने के लिए, फिर सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वो लोग हट जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे था। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्या करते थे, प्रेफर करते थे किस चीज़ को, हैंड लेबर को। हैंड लेबर को क्यों प्रेफर करते थे, क्योंकि क्या होता था कि जैसे कि मशीन वगैरह है तो मशीन से क्या बनेगा कि ज़्यादातर जिस ढांचे में आप सामान रखिएगा तो एक ही टाइप का सामान ज़्यादातर बनता है, 2-3 तरह के चीज़ें निकल के आएंगे मशीन से। लेकिन हैंड वर्कर्स था, आप जैसे कढ़ाई करना, जैसे मतलब कि कोई चीज़ पे कढ़ाई का सामान बनाना है या कोई भी डिजाइनिंग बनाना है तो हैंड से अलग अलग तरह के सामान बन सकते थे। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है बे कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है लास्ट लाइन में कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते थे हैंड लेबर से। और मशीन्स क्या होता था, मान लीजिए कि यूनिफॉर्म बना तो एक ही टाइप का बना देगा, एक ही टाइप का मास मार्केट में एक ही टाइप का ग्लास बन गया, बोतल बन गया। तो लेकिन हैंड से हम जैसा चाहेंगे वैसा बन सकता है, लोहे का सामान, या जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा हुआ है, देखिए 500 वेराइटीज़, 500 वेराइटीज़ के 500 वेराइटीज़ एक्स हैमर्स, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह बनाना है, और 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस बना सकते थे हाथ से। लेकिन अब मशीन से उतना डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, उतना आपको ढांचा तैयार करना पड़ेगा जिसमें मशीन बनाए। तो इसीलिए वो लोग प्रेफर भी करते थे कि हैंड लेबर ये ज़्यादा भी अच्छा रहेगा और ये स्किल अच्छा रहेगा, है ना। तो इसलिए, और एक चीज़ और कारण था कि वो लोग हैंड लेबर क्यों प्रेफर कर रहे थे कि जैसे विक्टोरिया ब्रिटेन के, मतलब क्वीन विक्टोरिया के टाइम में जो अपर क्लास लोग थे, जैसे एरिस्टोक्रेट, जैसे ऊपर जो अपर क्लास के अच्छी फैमिली होती है, वो लोग क्या करते थे कि हाथ से बना हुआ चीज़ पसंद करते थे, कपड़ा वगैरह। क्यों पसंद करते थे, क्योंकि वो अपने आप को एक अच्छा क्लास मानते थे कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू सिम्बलाइज रिफाइनमेंट एंड द क्लास। उनको एक अच्छा, मतलब शाही अंदाज, मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है कि बेटर फिनिश्ड और अच्छी फिनिशिंग्स वगैरह रहेगी, केयरफुली डिज़ाइन किया रहेगा। और मशीन मेड गुड्स वर फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज़, और मशीन मेड बस वो इधर उधर भेजने के काम आते थे। तो इसलिए 19th सेंचुरी में अमेरिका, ब्रिटेन हैड नो प्रॉब्लम फॉर हायरिंग ह्यूमन हैंड्स। लाइफ ऑफ वर्कर्स, तो देखिए लाइफ ऑफ वर्कर्स उतना अच्छा नहीं था इस टाइम में। मेन कारण ये था कि लेबर बहुत ज़्यादा थे, मार्केट के अंदर में लेबर बहुत ज़्यादा थे और उनकी लाइफ अच्छा नहीं था कि उनको आसानी से जॉब नहीं मिल पाता था उस टाइम पे। दिक्कत क्या होती थी
कि जॉब उन्हीं को मिल पाता था जिनके दोस्त वगैरह कहीं हैं कोई जॉब में, तो उनको रखवा लिया उनके रेफरेंस पे, या कोई रिलेटिव्स वगैरह काम कर रहा है जिनका जान पहचान अच्छा है तो उनको रखवा देते थे। जॉब्स तो मिल जाती थी जो लेबर्स को, लेकिन अगर रिलेटिव और फ्रेंड नहीं है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता था कि जॉब खोजना, कोई भी कंपनी में काम नहीं कर रहा है। और इसलिए क्या होता था कि बहुत सारे जो जॉब को वाले को जो लेबर्स थे उनको वेट करना पड़ता था। कहीं कोई पुल के नीचे सो जाते थे, कहीं ब्रिज के नीचे, कहीं भी शेल्टर होम्स में, तो रोड पे कहीं भी जहाँ मिलता होता उनको जगह, नाइट रिफ्यूजी कैंप वगैरह में, इन सब जगह पे भी बिताना पड़ता था उनको अपना रात। तो यही था, इनको रिफ्यूजी कैंप्स वगैरह में बिताना पड़ता था अपना रात। और कैजुअल वार्ड्स में भी या कहीं भी वो लोग पुअर लॉ अथॉरिटीज़ वगैरह में कहीं भी वो रह के अपना टाइम पास उसमें करते थे जॉब के सर्च में। और इसमें क्या होता था कि जैसे सीजनल वर्क होता था इंडस्ट्रीज़ में, बहुत तो जिस समय सीजन है उस समय तो काम मिलता था, और बिजी टाइम जब भी ख़त्म हो जाता था तो उस टाइम में फिर पुअर लोग को फिर रोड पे आ जाते थे वापस, उनको काम ही नहीं मिलता था। या तो कुछ घर चले जाते थे, गांव वगैरह चले जाते थे ठंड के टाइम में, या फिर व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इन रूरल एरियाज ओपनड अप इन प्लेसेस, बट उनको और जॉब्स भी खोजना पड़ता था कुछ ना कुछ काम के लिए, जो कि बहुत ही मुश्किल था दूसरा काम खोजना, डिफ़िकल्ट टू फाइंड था वो चीज़ें। लेकिन क्या हो रहा था कि जैसे कि वेजेज इंक्रीज्ड समवट, मतलब सैलरी तो थोड़ा बहुत बढ़ा था इनका अर्ली 19th सेंचुरी में, लेकिन क्या हो रहा था कि इनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता था, और एवरेज फिगर्स जो था वो कुछ ज़्यादा नहीं अंतर हो रहा था। मतलब देखिए, एवरेज फिगर्स हाइड द वेरिएशंस बिटवीन ट्रेडर्स एंड द फ्लक्चुएशंस फ्रॉम ईयर टू ईयर। दिक्कत ये था कि भले ही उनको सैलरी बढ़ गया, लेकिन कितना दिन काम मिल रहा है उस पर भी तो डिपेंड करता है उनको कितना पैसा मिलेगा। उनको काम ही ज़्यादा दिन नहीं मिलता था। व्हेन प्राइसेस रॉज शार्पली, और उसके बाद क्या हो गया, नेपोलियनिक लड़ाई हो रहा था, नेपोलियन का जो वॉर हो गया था, तो जितना कमाते थे वर्कर्स वो क्या हो गया, फेल सिग्निफिकेंटली सिंस सेम वेजेस कुड नाउ बाई फ्यूअर थिंग्स। पैसा तो उतना ही मिलता था, लेकिन लड़ाई के सामने में दाम चीज़ों के बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वो कुछ ही सामान खरीद पा रहे थे जो वर्कर्स थे। और यहाँ पे जो क्लियर लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ डेज वर्क डिटरमाइन द एवरेज डेली इनकम ऑफ द वर्कर्स, कितने दिन काम मिलेगा तो उसी पे वो डिटरमाइन करता था कि उसको कितना पैसा कमा सकेंगे। और इसके बाद से क्या हुआ कि एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स टिल द मिड 19th सेंचुरी अबाउट 10% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वेर एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ही गरीब थे। और इकोनॉमिक स्लम्प, मतलब इकोनॉमिक क्रैश होने से 1830s में प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो कितना हो गया, 35 से 75% हो गया, मतलब 75% लोग अलग अलग जगह पे अनएम्प्लॉयड हो गए। और एक और दिक्कत हुआ सबसे बड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, स्पिनिंग जेनी, मतलब कि जैसे बेरोजगारी तो बढ़ ही गया था, और बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ एक नया मशीन ले आया गया। वो कौन सा, ये देखिए मशीन बना हुआ है स्पिनिंग जेनी, ये जो मशीन फिगर में दिख रहा है ये स्पिनिंग जेनी है। अब इसमें से क्या होता था कि यार्न वगैरह यहाँ से लगा के, यहाँ से रील, जैसे धागे का जो रील होता है ना, तो ये धागे बनाते थे यहाँ पे, यहाँ से ये सब लगता था, एक एक बार में बहुत सारे धागे निकलते थे यहाँ पे बन के इन सब जगह से। तो अब इतना जल्दी से तेज़ी से काम होगा, तो जो वुमेन थी तो वो बहुत ज़्यादा इस पर अपोज कर दी, मतलब कि अटैक कर दी स्पिनिंग जेनी पे। वो बोली कि इतना धागा ये सब मशीन से बनाएगा तो उन लोग का मैनुअल काम तो चला ही जाएगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो गया था कि इसके स्पिनिंग जेनी के वो लोग तो खास करके हमला, मतलब कि इस पर अटैक कर दिए स्पिनिंग जेनी पे कि मशीन हटाओ, मतलब कि मशीन से तो उन लोग का काम ही चला जाएगा, मतलब उनको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मशीन से एक एक बार में इतने इतने धागे बन जाएंगे तो उन लोगों को क्या काम मिल पाएगा जो हैंड से कर रहे हैं। तो ये सब क्लियर लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए इसमें कि स्पिनिंग जेनी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया, अटैक कर दिया गया था स्पिनिंग जेनी पे। लेकिन थोड़ा सा अच्छा हुआ था, राहत की बात ये थी कि 1840s के बाद से बिल्डिंग वगैरह का काम बढ़ गया था, मतलब कि कंस्ट्रक्शन वगैरह काम चालू हो गया था, जिसके वजह से थोड़े बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगे थे, रोड बनने लग गया था, रेलवे स्टेशंस, रेलवे लाइंस बिछने लग गया था, टनल्स, ड्रेनेज, इन सब से रिवर एम्बैंकमेंट, तो वर्कर्स वगैरह को थोड़ा काम मिल गया था। नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ भी डबल हो गया 1840s में, एंड डबल अगेन 30 साल के में अगेन डबल हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़, क्या था कि जैसे कि इंडस्ट्रीज़ के आने से पहले जो इंडिया का जो सिल्क और कॉटन था वो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब फाइन क्वालिटी कॉटन्स और ये सब चीज़ जो था इंडिया का
बहुत ही अच्छा था। मतलब कोर्स कॉटन तो हर जगह मिल जाता था अली कंट्री में भी, लेकिन फाइनर वेराइटीज़ जो इंडिया से ही जाता था और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए अलग अलग जगह के जो मर्चेंट्स आते थे और इंडिया से ख़रीद के ले जाते थे। आर्मेनियन पर्शियन मर्चेंट टुक द गुड्स फ्रॉम पंजाब टू अफ़गानिस्तान ले जाते थे, पर्सिया ले जाते थे, सेंट्रल एशिया में ले जाते थे, ये सब ले जाते थे वहाँ पे। इसके बाद से क्या था कि डिफरेंट पोर्ट से ये लोग ले जाते थे, जैसे कि गुजरात, जैसे सूरत जो है वो कहाँ पे, गुजरात में, तो वहाँ पे भी पोर्ट था। और ये सब से ले जाते थे, कनेक्टेड इंडिया टू गल्फ एंड रेड सी पोर्ट से, मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश से हैं, उसके बाद से ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, हुगली इन बंगाल। तो ये सब कुछ जगह था, इन सब जगह से ये लोग ट्रेड लिंक्स ये लोग करते थे। और इसमें भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। मतलब ये जैसे कि ट्रेडिंग होता था, तो बहुत सारे इंडियन मर्चेंट्स हो गए, बैंकर्स हो गए, ये सब ट्रेडिंग में, एक्सपोर्ट करने में, सामान भेजने में ये सब करते थे। कुछ फाइनेंस करते थे इनमें, कुछ गुड्स वगैरह को कैरी करके और जो ख़रीदने आते थे जैसे पोर्ट तक पहुंचा देते थे। जैसे कुछ सप्लाइंग एक्सपोर्टर होते थे, जैसे पीजेंट्स से सामान खरीद के और वहाँ पोर्ट तक पहुँचाने का काम करते थे। और उनमें क्या होता था, प्राइस का कुछ निगोशिएशन होता था। बोलते थे कि आप इतने में ख़रीद लो, जो अच्छा प्राइस देता था उनको पोर्ट पे सामान दे देते थे ये सब मर्चेंट्स को। तो अब उनको क्या होता था कि ये जो थे, मतलब एडवांस भी दे देते थे ये मर्चेंट्स लोग वीवर्स को। और जो कपड़ा वगैरह जो भी यहाँ से जो बन रहा है, जो क्लॉथ फ्रॉम द वीविंग विलेज एंड कैरिड सप्लाई टू द पोर्ट्स तक पहुँचाने का काम करते थे। और पोर्ट पे क्या होते थे, दूसरे दूसरे फिर आते थे मर्चेंट्स के, और वहाँ पे ब्रोकर्स भी रहते थे। उन सब में प्राइस का कुछ निगोशिएशंस होता था और सामान इस तरह से इधर उधर चला जाता था इंडिया से। तो ये ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन क्या होता है कि अचानक से कि 1750s में इसका कंट्रोल फिर धीरे धीरे यूरोपियंस के हाथ में चला जाता है। कंट्रोल द बाई 70 दिस नेटवर्क कंट्रोल्ड बाय द इंडियन मर्चेंट वाज ब्रेकिंग डाउन। ये कंट्रोल इंडियन के हाथ में जो था वो सब अब टूटते चला जाता है। और इसमें क्या होता है, 1750s के बाद से यूरोपियन कंपनीज धीरे धीरे पावर में आ जाती है। और पहले ये लोग क्या करती है कि सिक्योरिंग अ वेराइटी ऑफ कंसेशंस फ्रॉम लोकल कोर्ट्स और मोनोपोली राइट्स ऑफ टू ट्रेड। वो लोग कुछ मोनोपोलाइज राइट्स टू ट्रेड करती है। और इसमें क्या होता है, मेन दिक्कत ये होता है कि जो पुराने पोर्ट्स थे इंडिया के, सूरत पे, हुगली हो गया कलकत्ता में, और ये सब डिक्लाइन हो जाता है यहाँ पे। और धीरे धीरे यहाँ पे एकदम से मतलब कि ना के बराबर एक्सपोर्ट होने लगता है इंडिया का। और एक्सपोर्ट फ्रॉम अचानक से गिर जाता है यहाँ पे। और क्रेडिट दैट हैड फाइनेंस द अर्लियर ट्रेड बिगेन ड्राइंग अप। और पहले जो पैसे वगैरह सबके सब डूबने लग जाते हैं। और लोकल बैंकर्स भी धीरे धीरे क्या होते हैं, बैंक करप्ट हो जाते हैं। जो लोकल बैंकर्स वगैरह जो भी पैसा वगैरह दिए हुए थे, किसको पैसा दिए हुए थे, इन सबको, वीवर्स वगैरह को, तो वो सभी बैंक करप्ट हो जाते हैं। मतलब कि उसके बाद से क्या होता है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर्स ऑफ 17th सेंचुरी ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रेड जो सूरत में भेजे जाते थे 16 मिलियन से घट के कितना पे आ गया, 3 मिलियन पे आ गया, 3 मिलियन। 1740 तक इंडिया का जो ट्रेड था वो 3 मिलियन पे आ गया, 16 मिलियन से घट के। अब यहाँ पे देखिए सूरत और हुगली जो था अब तो एकदम ख़त्म ही हो गया ये पोर्ट। तो अब पोर्ट नया कौन बना, कब बनाया, तो बॉम्बे और कलकत्ता पोर्ट धीरे धीरे ग्रीव करने लग गया। इसमें क्या था कि जो अब ये यूरोपियन सब अपना कब्जा कर लिए धीरे धीरे। दिस शिफ्ट फ्रॉम ओल्ड पोर्ट्स टू न्यू पोर्ट्स वाज ए इंडिकेटर। ये एक साइन था किसका, कॉलोनियल पावर का कब्जे का साइन था, जो वो कब्जा कर रही थी। और न्यू पोर्ट्स के थ्रू ही ट्रेड होने लगा और यूरोपियन कंपनीज नए नए पोर्ट से ही सामान भेजने लगी एंड वाज कैरीड इन द यूरोपियन शिप्स में ही जाने लगा। और जितने जितने ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेस कोलैप्स हो गए एंड दोज वांटेड टू सर्वाइव, जो भी सर्वाइव करना चाहते थे तो उनको इसी पोर्ट के थ्रू ही, नेटवर्क के थ्रू अपना करना पड़ता था काम। हैड टू नाउ ऑपरेट विद इन द नेटवर्क सेप्ड बाय द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के थ्रू। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स। वीवर्स का क्या हुआ, तो देखिए इंडिया का जो फाइन टेक्सटाइल्स था वो तो यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड था। इंडिया का डिमांड इसलिए था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था आफ्टर द 1760 डिड नॉट इनिशियली लीड टू डिक्लाइन इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। मतलब ये हो रहा था कि ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज इतना एक्सपेंड नहीं किया था कि वो खुद कॉटन वगैरह प्रोड्यूस कर सके इतना ज़्यादा, ताकि वहाँ पे काम चल सके। तो इसीलिए वो जो था वो सब चीज़ें, जो टेक्सटाइल्स वगैरह, जो कपड़े वगैरह इंडिया से ही जाते थे और इंडिया वाले जो इसका बहुत ज़्यादा डिमांड था। लेकिन क्या हो रहा था कि पॉलिटिकल पावर, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता था कि वो अपना ट्रेड करने के लिए आई थी,
तो बिफोर इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कार्नेटिक इन 1760s, ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि वो सामान को यहाँ से एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया में तो वो लोग रूल करते थे, यहाँ से वो क्या करे कि सामान को वहाँ बेच के और उससे पैसे कमाते थे, मतलब यूरोप ब्रिटिश में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फाउंड इट डिफिकल्ट टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई, मतलब कि रेगुलर वहाँ नहीं हो रहा था एक्सपोर्ट। क्यों नहीं हो रहा था? दिक्कत क्या आ रही थी कि जैसे वीवर्स तो उनको सामान बेचेंगे जिसको जो अच्छा पैसा देगा वीवर्स को, जो इंडिया के हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरे कंट्रीज भी थे, जैसे फ्रेंच थे, डच थे, पोर्टुगीज़ थे, ये सब भी ट्रेडर्स थे और वो लोग भी कंपटीशन में खड़े थे इनके साथ। तो देखिए ये सब पोर्टुगीज़ एज वेल एज लोकल ट्रेडर्स कम्पीटेड इन द मार्केट, वो लोग भी कंपटीशन में थे। तो अब दिक्कत क्या हो रहा था कि तो इनको तो देंगे ही नहीं कपड़े, मतलब कि अगर मान लीजिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो लोग सब थे, सो द वीवर एंड द सप्लाई मर्चेंट्स कुड बार्गेन, वो लोग क्या करते थे, बार्गेनिंग करके देते थे, जैसे यहाँ के इंडिया के जो वीवर्स थे तो, और उन्हीं को देते थे जो उनको अच्छा प्राइस देगा, वो तो कोई भी उसी को देगा जिसको अच्छा प्राइस मिलेगा। तो इसमें क्या था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जैसे कि लेटर में लिखा गया था कि वो लोग एक लौट के जा रहे थे, जो कंपनी के ऑफिसर लंदन जा रहे थे वापस, तो लेटर में लिखे थे कि हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी सप्लाई में और हाई प्राइसेस वो लोग मान रहे थे। कौन? वीवर्स लोग इंडिया के। तो इन लोगों ने दिमाग क्या लगाया, मतलब कि सोचा कि किसी तरह से वीवर्स के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी। और तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पॉलिटिकल पावर और अपना एक मोनोपोली राइट टू ट्रेड मतलब इस्टेब्लिश किया। और इसमें क्या किया कि एक तरह का मैनेजमेंट वगैरह वही सब करना चाह रहे थे, मतलब कि सब चीज़ वही करना चाह रहे थे, जैसे कि कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए वो पूरा एक तरह से मोनोपोलाइज कर रहे थे। मतलब ये सोच रहे थे कि जो इंडिया के वीवर्स हैं सामान हमें ही बेचे और किसी और को नहीं दे। तो इन सब करने के लिए वो क्या किया कि पहला उन्होंने, कंपनी ने पहला स्टेप ये लिया कि जितने भी बीच के जो ब्रोकर्स वगैरह थे, जो बीच के जो बिचौलिए होते हैं, जो बीच में जो कमीशन लेते हैं, तो उन सबको हटा के डायरेक्ट वीवर्स से ही सामान उठाने लग गए। मतलब वीवर्स से ही कपड़े वगैरह जो भी थे वो सब उनसे ही लेने लगे। तो कॉटन इन द कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लॉथ ट्रेड एंड एस्टेब्लिश ए मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर। मतलब वीवर पे ही डायरेक्ट वो अपना कंट्रोल कर लिया। और डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, गोमस्था। तो गोमस्था कौन थे? पेड सर्वेंट थे, जिसको पेड सर्वेंट को क्या बोलता है? गोमस्था। तो गोमस्था को जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ने सुपरवाइजर के रूप में रख दिया था। और गोमस्था लोग क्या करते थे, जितने वीवर्स थे इंडिया के उनको देखते थे, उनसे सप्लाईज वगैरह को इकट्ठा करते थे जो भी लोग, एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, कपड़े की क्वालिटी वगैरह को भी वो चेक करते थे। तो सेकेंड क्या किया इन्होंने कि कंपनी के जो इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विथ अदर बायर्स। मतलब जैसे पहले आपको बताया जो फ्रेंच डच वगैरह से, तो इन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों को मना कर दिया, मतलब इंडियन वीवर्स को, कि आप अपना जो सामान है ये सब हमें ही दोगे, दूसरे को नहीं दोगे। तो वो कैसे मान गए इंडियंस वाले ने? तो इंडियंस जो वीवर्स थे उन लोग एडवांस दे देते थे उनको पैसा, जैसे कुछ एडवांस पैसा दे देते थे और बोलते थे कि जो भी आपका जो होगा वो क्लॉथ्स वो सब हमें ही देना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। वंस एन ऑर्डर वाज प्लेस्ड द वीवर्स वर गिवन लोन्स टू परचेज रॉ मटेरियल्स फॉर देयर प्रोडक्शन। मतलब कि एक बार जैसे ऑर्डर प्लेस हो जाता था तो वीवर्स को वो लोग क्या करते थे, वीवर्स को लोन मिल जाता था कि वो अपना रॉ मटेरियल वगैरह खरीदें अपने प्रोडक्शन के लिए। और जो भी लोन ले लेता था तो उनको वापस कपड़ा उन्हीं को देना पड़ता था। किनको? गोमस्था को। गोमस्था कौन थे? वो जो सामान देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो गोमस्था जनरली इंडियंस लोग ही थे, लेकिन उन लोगों ने रख रखा था। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स ने रख रखा था। अब क्या हो रहा था कि वीवर्स तो ये था कि वो लोग उनसे पैसा ले लेते थे और यही सोच के कि उनको अच्छा कमाई मिलेगा कपड़े वगैरह का। लेकिन क्योंकि वीवर्स लोग भी गरीब थे, उनके पास सिर्फ प्लॉट, छोटे थोड़े बहुत प्लॉट थे, और वो लोग क्या करते थे कि जितना भी जो पूरा समय, मतलब कि लैंड एंड डिवोट ऑल देयर टाइम टू वीविंग, मतलब पूरा समय उसी पे दे देते थे वीवर्स लोग इंडिया के। और वीवर में पूरी फैमिली, बच्चे सब मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें सब अलग अलग स्टेजेस में वीविंग में काम कर रहे थे। इसके अलावा इसमें यह है कि कई जगह मारपीट भी हुआ, लड़ाई झगड़े भी हुए इनके बीच में, गोमस्था के बीच में और इंडियन वीवर्स के बीच में।
और सिपाही क्या होता है, जो सिपाही बोलते हैं आप, जो सिपाही होते हैं, जो इंडियन सोल्जर्स, जो कि दिस इज हाउ द ब्रिटिश प्रोनाउंस द वर्ड सिपाही को, सिपाही को सिपाही बोला जाता है। इंडियन सोल्जर्स इन द सर्विस ऑफ ब्रिटिश, इंडिया के जो सोल्जर्स थे वो सर्विस करते थे। तो वीवर्स और इनमें लड़ाई क्यों हो रहा था कि गोमस्ता के बीच में सप्लाई मर्चेंट्स था कि पहले जो ये होता था कि जो सप्लाई मर्चेंट्स थे वो सब कहाँ रहते थे कि वीविंग विलेज गांव वगैरह के आसपास, तो उनके अच्छे रिलेशंस थे, जान पहचान थे, क्लोज रिलेशनशिप होते थे, वीवर्स लोग जानते थे उनको, तो उनके नीड्स और उनको हेल्प करते थे पहले। लेकिन गोमस्ता वो क्या थे, वो आउटसाइडर्स थे, मतलब बाहर के लोग आते थे और उनको कोई सोशल लिंक नहीं है, लॉन्ग टर्म कुछ रिलेशन नहीं है विलेज से। तो वो लोग क्या करते थे, गोमस्ता उनसे एरोगेंटली, मतलब कि एरोगेंटली बात करते थे, एटीट्यूड में बात करते थे, और उसको लेके वो लोग फिर क्या करते थे, एंड पनिश द वीवर्स, अगर लेट कर देते थे सामान देने में तो वो लोग क्लॉथ्स वगैरह, तो वो लोग मारते पीटते थे। तो इसलिए, और वीवर्स को एक और गुस्सा था कि वो बार्गेन भी नहीं कर पा रहे थे प्राइस के जो पहले करते थे। द प्राइस दे रिसीव फ्रॉम द कंपनी वाज, बहुत कम पैसे भी देते थे उनको प्राइस, मतलब किसी को भी सामान का कम पैसा देगा तो उसे ख़राब लगेगा, तो इसलिए वीवर्स लोग भी लड़ाई कर लेते थे। एंड लोन्स दे हैड एक्सेप्टेड इन टाइड देम टू द कंपनी, और जो लोन ले लिए थे जिसकी वजह से वो बंद गए थे उसमें। तो इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे वीवर्स तो चले गए, मतलब कि विलेज खाली करके इधर उधर माइग्रेट कर गए, और आसपास में या फैमिली उमली के यहाँ चले गए जो आसपास के थे। और बहुत सारे वीवर्स क्या किए, ये बोले कि हम कंपनी ऑफिशियल्स का अपोज किए, वो लोग जो गोमस्ता वगैरह इन सब का। और कुछ वीवर्स क्या हो गया कि हम लोन लेना भी मना कर दिए, कि अब हम लोन वगैरह भी नहीं लेंगे आपसे, कुछ भी पैसे वगैरह नहीं लेंगे एडवांस। और वो लोग क्या करेंगे कि क्लोजिंग डाउन देयर वर्कशॉप, अपना जो जो कपड़े वगैरह का वो काम करते थे वो सब बंद करके और वापस खेती बाड़ी करने चले गए। तो ये तो दिक्कत हुआ वीवर्स का, इंडिया के जो। इसके अलावा क्या हुआ, वीवर्स को एक और प्रॉब्लम आ गया इसके बाद से। तो वो प्रॉब्लम क्या था कि मैनचेस्टर्स केम टू इंडिया। तो इसमें क्या है कि 1772 में हेनरी पटुलो, एक कंपनी ऑफिसर्स थे, हैड वेंचर्ड सेड एट द डिमांड फॉर, उन्होंने ये बोला था कि जैसे इंडिया का जो टेक्सटाइल का जो डिमांड है वो कभी भी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी ऐसा जो नेशन ही नहीं है जो इतना अच्छा क्वालिटी का टेक्सटाइल या कपड़े जो बनाता है। हेनरी पटुलो ने बोला था 1772 में। लेकिन बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में ही देखा गया कि डिक्लाइन हो गया टेक्सटाइल में इंडिया का। 1811 से 12 के बीच में पीस गुड्स अकाउंट फॉर 33% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स, और ये 3% हो गया, मतलब कि घट गया, बहुत ज़्यादा घट गया। 1850 से 51 में ये कितना हो गया, 3% पे आ गया। तो इस केस में यहाँ पे दो प्रॉब्लम हो गया था वीवर्स को। दिक्कत क्या हुआ था कि कॉटन इंडस्ट्री, मैनचेस्टर एक जगह है, वहाँ पे क्या होता है, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जाना जाता है ब्रिटेन के अंदर। तो इसमें क्या हो रहा था कि कॉटन इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे डेवलप हो रहा था, कहाँ पे, इंग्लैंड में। और कॉटन इंडस्ट्रीज़ मतलब अब डेवलपमेंट होने लग गया वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर में। तो इंडस्ट्री जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगा तो वो कंट्रीज़ के लोग, जैसे इंग्लैंड के वहाँ पे लोग सब जो बोलने लग गए हैं कि आप क्या कीजिए कि दूसरे कंट्री से सामान मत मंगाने के लिए, दूसरे कंट्री से सामान मंगा लेंगे तो हमारे कंट्रीज का कौन लेगा सामान। तो इसलिए वहाँ के लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे जो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, वो लोग वहाँ के गवर्नमेंट को बोलने लगे कि आप एक काम कीजिए, इम्पोज टैक्स लगा दीजिए, क्योंकि इंडिया वगैरह से जो भेजते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दीजिए, टैक्स लगा दीजिए, ताकि खुद ब खुद इंडियंस भेजें ही नहीं यहाँ पे सामान। तो और मैनचेस्टर गुड्स कुड सेल इन ब्रिटेन विदाउट फेसिंग एनी कॉम्पिटिशन, और उसको कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं रहेगा, कोई सामान ही नहीं लगेगा, तो हम लोग अपना बेचेंगे वहाँ पे सामान। और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूसरा भी ये तो बोला कि आप तो एक तो इम्पोर्ट लगा दिए ताकि सामान भेज ही नहीं पाए इंडियंस या दूसरी जगह से। और दूसरा बात, उन लोगों ने दूसरा क्या दिमाग लगाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो प्रेशराइज किए, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रेशर दिए कि आप क्या कीजिए, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो भी सामान बनते हैं कपड़े वगैरह ब्रिटिश में, उसको इंडिया में भेजवा दीजिए बेचने के लिए। तो अब तो या तो इंडिया का सामान उधर जा भी नहीं रहा है और उधर से सामान उल्टा यहाँ आ रहा है कपड़ा बना हुआ, तो डबल दिक्कत हो गया। तो कॉटन इंक्रीज, इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ गया यहाँ पे आने, और एक्सपोर्ट जैसे ही बढ़ेगा, और आपको पता ही है कि वो जो मील से बने हुए थे कपड़े, मतलब मशीन से बने हुए थे, तो मशीन से बने हुए कपड़े जो आने लग गए, बहुत सस्ते आने लग गए। तो जब सस्ता आने लग गया तो इंडिया वाले फिर उसके सामने टिक नहीं पाए, यहाँ पे कॉटन वीवर्स इन इंडिया को दो दिक्कत आ गई।
एक्सपोर्ट भी उनका कोलैप्स हो गया, इधर से भेज भी नहीं पा रहे थे और लोकल मार्केट्स डूब ही गया और मैनचेस्टर गुड्स भर गया इंडिया में, ग्लटेड विथ मैनचेस्टर गुड्स, और वहाँ के गुड्स मशीन से बने थे तो सस्ते मिलते थे तो वो सब मिल जाते थे, तो वीवर्स को तो दो नुकसान हो गया। तो ये है। इसके बाद से क्या है, 1860s में वीवर्स को एक नया दिक्कत आ गया। दिक्कत क्या आया 1860s में वीवर्स को, दे कुड नॉट गेट, उनको ही खुद ही सप्लाई नहीं मिल पा रहा था किस चीज़ का, रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी। मतलब वीवर्स को ही अच्छे क्वालिटी का, इंडिया के वीवर्स और इंडिया में ही उन्हीं को नहीं मिल पा रहा है अच्छे क्वालिटी का। इसका रीज़न ये था कि जो अमेरिका में अमेरिका ने क्या किया था, लड़ाई कर लिया था, सिविल वॉर हुआ था अमेरिका और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो ये देखिए यहाँ पे अमेरिका और उससे लड़ाई कर लिया था, यूएस से लड़ाई कर लिया था कौन, ब्रिटेन, और उस लड़ाई की वजह से अमेरिका वाले ने मना कर दिया था कि हम ब्रिटेन को कॉटन वगैरह नहीं देंगे, कोई कपड़ा वगैरह कुछ भी सप्लाई नहीं, बंद कर दिया था। तो वो फिर किससे मांगता था सामान, इंडिया से ही मांगता था, और इंडिया के सामान सब चले जाते थे वहाँ पे ब्रिटेन में। अब सब रॉ चीज़ वहाँ पे चला जा रहा है तो रॉ का प्राइस तो बढ़ेगा ना वहाँ पे डिमांड, तो इनको ही दिक्कत हो गया। वीवर्स इन इंडिया को ही पैसे नहीं बच रहे थे कि इतने महंगा वो चीज़ कैसे खरीद पाए। नेक्स्ट है फैक्ट्रीज कम अप। तो ये कुछ फैक्ट्रीज का आपको डेट याद रख लेना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, कब कब आया था। जैसे पहला कॉटन मिल था बॉम्बे में, कब आया था, 1854 में, एंड इट वेंट टू प्रोडक्शन, 2 साल के बाद अपना प्रोडक्शन को। फिर 1862 में क्या 4 और मिल्स बन गए, वेयर वर्क आउट विथ 94,000 स्पिंडल्स, और इतने लूम्स वगैरह थे, ये सब अलग अलग बनते चला गया। वैसे जूट मिल्स बन गया बंगाल के अंदर में, और फर्स्ट बिंग इन 1855 और अनदर बिन 7 साल के बाद। फिर इस तरह से ये कुछ मिल गया। एल्गिन मिल स्टार्ट इन कानपुर इन 1860s में आ गया। वैसे ही फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद वो सेटअप हो गया। तो ये सब कुछ बना। बाई 1870 फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगिन प्रोडक्शन। नेक्स्ट है अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। तो इसमें ये था कि जैसे कि सपोज के लिए जो इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे तो वो सब क्या करते थे, जैसे कि ब्रिटिशर्स सब इंडिया से, तो वो सब एक्सपोर्ट करते थे ओपियम को। ओपियम यानी ड्रग्स को कहाँ भेजते थे, चाइना में भेजते थे इंडिया के ब्रिटिशर्स। और उसके बदले में वो लोग क्या करते थे, चाइना से टी ले जाते थे। चाय जो है वो कहाँ भेजते थे, चाइना के चाय इंग्लैंड में भेज देते थे और उसमें वो कमाई करते थे। समझ में आ गया होगा। जो इंडिया से ओपियम कहाँ भेजा जाता था, चाइना, और इंडिया में उस समय ब्रिटिशर्स थे, और चाइना से जो चाय जो था वो लेके कहाँ भेजते थे, टी को चाइना से कहाँ भेजा जाता था, इंग्लैंड में भेजा जाता था। तो उससे उन लोगों का इनकम होता था, किनका, ब्रिटिशर्स और इंग्लैंड के लोगों का। इसमें क्या हो रहा था कि, तो देखिए इसमें क्या हो रहा था कि बहुत सारे इंडियंस भी इसी में कमाई कर ले रहे थे। बहुत सारे इंडियंस इसमें क्या कर रहे थे, जूनियर प्लेयर का काम कर रहे थे, जिसमें कि ट्रेड करने में, प्रोवाइडिंग फाइनेंस, सप्लाई वगैरह को, इधर से शिपिंग, कंसाइनमेंट, तो इन सब से कुछ इंडियंस लोगों भी उसी ट्रेड में ही कमाई कर ले रहे थे। तो इसमें क्या हो रहा था कि इंडियंस का भी कमाई, कुछ कुछ पैसा हुआ, और वो लोग क्या किए, कुछ कुछ बिजनेस अपना सेटअप कर दिए। कुछ पैसा कमाने के बाद वो लोग भी अपना सेटअप किए। इनमें से 2-3 नाम हैं, आप ध्यान रखिएगा। जैसे एक बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर है। इन्होंने क्या किया था कि हिज फॉर्च्यून इन चाइना ट्रेड बिफोर टर्न इन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, सेटिंग अप 6 कंपनी खोल दिया इन्होंने, जॉइंट स्टॉक, 1830s के 1840s के बीच में। कौन इंडियंस थे, ये द्वारका नाथ टैगोर। इन्होंने उसी पैसे से इन्होंने कंपनी खोल दिया। इसके अलावा और भी कुछ नाम्स है बॉम्बे में, पारसीज लाइक दिनसो पेटाइट एंड जमशेद जी, ये टाटा है, जमशेद जी टाटा, उन्होंने बहुत बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर दिए इंडस्ट्रीज से, इन सब चीज़ों से। इसके अलावा कुछ और नाम है, जैसे सेठ हुकुम चंद्र मरवारी, और बिजनेसमैन हु सेटअप फर्स्ट इंडियन जूट मिल खोल दिया, कहाँ पे, कोलकाता के अंदर में 1917 में। और ये कुछ और फेमस इंडस्ट्रीज है, जीडी बिरला। लेकिन दिक्कत क्या हो रहा था कि बीच में क्या दिक्कत आ गया कि कॉलोनियल कंट्रोल हो गया फिर से इंडियन ट्रेड। मतलब कि जो कॉलोनियल यानी कंपनी का रूल क्या था इंडियन ट्रेड पे, तो कंपनी का ट्रेड जो था ना वो टाइटेंड हो गया, मतलब कॉलोनियल रूल ज़्यादा बढ़ गया इसमें। तो इंडियन मर्चेंट्स क्या कर रहे थे, वो उतना एक लिमिट में ही वो कर पा रहे थे अपना काम, और उनको क्या बेयर्ड कर दिया गया था कि ट्रेड कर सके आप। दे वर बेयर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विथ यूरोप इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मतलब बने बनाए सामान से यूरोप वगैरह भेज नहीं सक रहे थे। एंड हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल्स ही भेजने के लिए बोला जा रहा था, एंड फूड ग्रेन्स वगैरह, रॉ कॉटन, ओपियम, वीट एंड इंडिगो रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश। दे वर ऑल्सो ग्रेजुअली एज्ड आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस, है ना। तो ये सब क्या था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार तक जैसे कि एक कुछ एजेंसी थी यूरोपियन
मैनेजिंग एजेंसी बहुत सारा सेक्टर को कंट्रोल कर लिया था इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें 3 का नाम है यहाँ पे दिया हुआ है। 3 बिगेस्ट वंस, बिरला, हेगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूले एंड जार्डिन स्किनर एंड कंपनी। दीज एजेंसीज मोबिलाइज कैपिटल, सेटअप जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड मैनेज देम। तो ये सब पूरे तरह से इन सबको कैपिटल वगैरह को मोबिलाइज कर लिया गया था। और एक यूरोपियन मर्चेंट जो थे इंडस्ट्रियलिस्ट हैड देयर ओन चैम्बर्स, ये अपना खुद का चैम्बर वगैरह भी बना के बैठ गए थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जहाँ पे इंडियन बिजनेसमैन को अलाउड भी नहीं किया जाता था, कि जैसे कि उसमें बैठने भी नहीं दिया जाता था। वेयर डिड वर्कर्स कम फ्रॉम, वर्कर्स कहाँ से आते थे? 1901 में 5,84,000 वर्कर्स थे इंडियन फैक्ट्रीज़ में, और 1946 में ये बढ़ के कितना हो गया? 24,36,000 हो गया, मतलब इतना इंक्रीज हो गया। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, ये वर्कर्स कहाँ से आते थे? तो इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन जो वर्कर्स जो थे वो ज़्यादातर जो जाते थे, जैसे कि 50% वर्कर्स इन बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज़, वो उनके आसपास के इलाके के ही रहते थे। 1911 केम फ्रॉम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, जैसे रत्नागिरी महाराष्ट्र में ही है। एंड वाइल द मिल्स ऑफ कानपुर गॉट मोस्ट ऑफ दीज टेक्सटाइल हैंड्स फ्रॉम द विलेजेस विद इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कानपुर, और कानपुर के जो मिल्स वगैरह के वर्कर्स उन्हीं के आसपास के विलेज के ही आते थे। इसके अलावा क्या है कि ओवर द टाइम एज न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेस्पेक्ट वर्कर्स ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंसेज, और जैसे जैसे वर्कर्स बहुत दूर दूर डिस्टेंस भी ट्रैवल करते थे फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस, फॉर इंस्टेंस दे वेंट टू वर्क इन टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे एंड द जूट मिल्स ऑफ कोलकाता में जाते थे काम करने के लिए। तो इसमें क्या होता था कि जॉब पाना उस टाइम थोड़ा मुश्किल होता था, और वो तो अभी भी है। और इवन व्हेन द मिल्स मल्टीप्लाइड एंड द डिमांड फॉर वर्कर्स इंक्रीज, जो नंबर सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर देन द जॉब्स अवेलेबल, मतलब सिंपल समझ लीजिए कि जितनी जॉब अवेलेबल रहती थी उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे जॉब के लिए पहुँच जाते थे। तो वो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता था। और कोई भी मिल वगैरह में भी जॉब पाने के लिए क्या होता था, मतलब कि एंट्री तो रेस्ट्रिक्टेड रहता था इन लोग का। और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्या करते थे कि यहाँ पे एक पूछा जॉबर कौन था, तो जॉबर को एम्प्लॉय किया था, हेड जॉबर, ये एक जॉबर है। तो ये क्या करता था, रिक्रूट करता था लोगों को, मतलब कि एजेंट टाइप का समझ लीजिए। तो जॉबर क्या करता था कि गेट न्यू रिक्रूट्स, और जॉबर क्या होता था, एक विश्वसनीय पर्सन होता था, ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर होता था। और इसको क्या होता था, ही गॉट पीपल फ्रॉम विलेज, और गांव से लोगों को ले जाता था और उनको ही जॉब देता था। तो इनकी थोड़ी रिस्पेक्ट होती थी और उनको सेटल सिटी वगैरह में। लेकिन जॉबर क्या होता था, इसके बदले कुछ पैसे वगैरह भी मांगता था। ही डिमांड मनी एंड गिफ्ट्स इन फेवर ऑफ कंट्रोलिंग द लाइव्स ऑफ वर्कर्स, तो उसके बदले कुछ गिफ्ट भी मांगता था और वर्कर से पैसे भी मांगता था। नेक्स्ट है पिक्युलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इसमें क्या था कि जैसे कि इंडियन बिजनेसमैन सोचे कुछ हम अपना अल्टरनेटिव करते हैं। अल्टरनेटिव क्या, जैसे कि सपोज कीजिए कि जो गुड्स में वो ट्रेड कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो हम उसमें ट्रेड ही नहीं करेंगे। जैसे कि वो लोग ज़्यादातर ट्रेडिंग किस में करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे, तो दे इन्वेस्टेड इन माइनिंग, इंडिगो एंड जूट, और मोस्ट ऑफ दीज वेर प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड प्राइमली फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड एंड नॉट फॉर सेल इन इंडिया। जैसे लेकिन इंडिया के जो बिजनेसमैन ये अपना दिमाग लगाएं कि हम वो गुड्स को उसमें ट्रेड नहीं करेंगे जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट 19th सेंचुरी दे अवॉइडेड कम्पीटिंग विथ मैनचेस्टर गुड्स, उनको अवॉइड कर दिया। जो मैनचेस्टर से गुड्स आते हैं इंडियन मार्केट, हम उससे कोई उसमें ट्रेडिंग ही नहीं करते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, धागे का ही काम शुरू कर दिया। सिंस यार्न वाज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, यार्न क्या था, इंपॉर्टेंट नहीं था किसका, ब्रिटिश इम्पोर्ट्स टू इनटू इंडिया। तो अर्ली कॉटन मिल्स इन इंडिया प्रोड्यूस कोर्स कॉटन यार्न थ्रेड रेदर देन फैब्रिक। तो यार्न प्रोड्यूस जो होता था इंडियन स्पिनिंग मिल्स वाज यूज्ड बाय हैंडलूम वीवर्स इन इंडिया और एक्सपोर्टेड टू चाइना में भेजा जाता था। तो फर्स्ट डिकेड जो था 20th सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस हुए जो अफेक्ट कर दिया पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और स्वदेशी मूवमेंट भी तेज़ी पकड़ लिया था इसी टाइम में। और नेशनलिस्ट मोबिलाइज द पीपल टू बाइकआउट कर दिया, फॉरेन क्लॉथ वगैरह को क्या करे, बाइकआउट कर दीजिए। इसके अलावा क्या हुआ कि 1906 में एक्सपोर्ट जो इंडिया का था चाइना में, वो भी थोड़ा सा गिर गया था कि सिंस प्रोड्यूस फ्रॉम चाइना एंड जापानीज मिल्स फ्लडेड द चाइनीज़ मार्केट, क्योंकि चाइना और जापान के जो प्रोडक्ट्स थे वो चाइना के मार्केट में फ्लडेड हो गए थे। कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इंडिया डबल्ड बिटवीन 1900 से 1912 में। अब इसके बाद से यहाँ पे है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था, तो उस समय क्या हो रहा था कि जैसे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज स्लो,
मतलब जैसे कि ब्रिटेन जो था, तो वॉर क्रिएटेड ड्रामेटिकली न्यू सिचुएशन, क्योंकि ब्रिटिश जो मिल्स था ना वो किस में बिजी हो गया, प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ आर्मी, आर्मी के जो सामान सब के लिए मीट्स में, और उधर ही कपड़ा वगैरह उन सब के लिए आर्मी वाले के लिए ही सब बनाने में लग गया। मैनचेस्टर इंपोर्ट्स तो इंडिया में आना कम हो गया, और इसी को देखते हुए इंडिया वाले ने दिमाग लगाया कि इस टाइम में वो उधर बिजी है लड़ाई में, कपड़ा उधर भेज रहा है, इंडिया में तो कुछ आ नहीं रहा है, तो इंडिया मिल्स को ही क्यों ना हम डेवलप कर दे। तो यहाँ पे खूब तेज़ी से काम हो गया, क्योंकि 4 साल चला लड़ाई 1914 से लेकर 1918 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसमें क्या हुआ, इंडियन मिल्स ने अच्छा मार्केट पकड़ लिया। वार प्रोलंग्ड इंडियन फैक्ट्रीज कॉल्ड अपॉन सप्लाई वार नीड्स, और इंडियन फैक्ट्रीज को भी काम मिल गया ना, क्योंकि उसमें इंडिया से भी जूट के बैग्स, क्लॉथ, आर्मी के यूनिफॉर्म्स, टेंट्स और लेदर बूट्स वगैरह, हॉर्स म्यूल सैडल्स, ये सब बनने लग गए, और नए नए फैक्ट्रीज खूब सेटअप हो गया इंडिया के अंदर भी। और सब लोग क्या करने लगे, मल्टीपल शिफ्ट में काम करने लग गए इंडिया के अंदर, बहुत सारे वर्कर्स एम्प्लॉयड करके, और सब लॉन्ग आवर्स तक काम करने लगे, और बहुत तेज़ी पकड़ लिया। इस चक्कर में मैनचेस्टर वाले फिर तो ओवरटेक कर ही नहीं पाए वो लोग, क्योंकि अपने पोजीशन में लौट ही नहीं पाए इंडिया के सामने। मतलब कि मैनचेस्टर कुड नेवर कैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन इंडियन मार्केट, क्योंकि 4 साल में इंडिया बहुत चेंज हो गया था इधर। अनेबल टू मॉडलाइज द कम्पीट विथ यूएस, जर्मनी एंड जापान, इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन भी टिक ही नहीं पाई एंड क्रम्बल आफ्टर द वॉर। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट, जैसे कि फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज क्या था, स्टीडली आफ्टर द वॉर ग्रीव, मतलब ये सब तो बढ़ ही रहा था। लार्ज इंडस्ट्रीज फॉर्म्ड, मतलब कि ओनली स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, लार्ज इंडस्ट्रीज कुछ स्मॉल सेगमेंट था इकोनॉमी का, और ज़्यादातर था, जैसे 67% था 1911, जो कि इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे था, बंगाल और बॉम्बे में था। और इसमें लिखा हुआ है कि स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स रजिस्टर्ड, मतलब कुछ जो 5% कितने 1911 में, और 10% मतलब इतने लोग ही काम कर रहे थे उसमें। रेस्ट जो थे वर्कर्स लोग कहाँ काम करते थे, वो अपने घर पे ही काम कर लिए, या स्मॉल वर्कशॉप में, या घर पे भी ये लोग प्रोडक्शन करते थे। तो इसमें ये छोटे मोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी ये सब काम मतलब कि चलते रहता था। ये सब जो कढ़ाई का काम, इस पे ये सब होता था, ये सब होते रहता था। तो ये सब अब इंडिया में भी जैसे तेज़ी से हो रहा था, जो हाथ से जो काम हो रहा था, हैंड क्राफ्ट्स, तो इसके लिए एक फ्लाई शटल यूज़ किया गया था। तो ये याद कर लीजिएगा, फ्लाई शटल क्या होता है, एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो वीविंग के लिए यूज़ करते हैं, और इससे इसका यूज़ करके पुली वगैरह में कुछ फिट करते हैं, और इससे क्या तेज़ी से काम होता है, मतलब ज़्यादा आउटपुट मिलता है फ्लाई शटल से। तो इससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाता है पर वर्कर, और स्पीडेड ऑफ द प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द लेबर डिमांड भी कम जाता है। बाई 1941 35% ऑफ हैंडलूम इन इंडिया वर फिटेड विथ फ्लाई शटल्स। 35% जो था हैंडलूम, वो सब किस में फिटेड था, फ्लाई शटल से फिट किया गया था। और लाइक रीजन्स लाइक ट्रेवनकोर, मद्रास, कोचीन, बंगाल, ये सब में 70 to 80%। अब इसमें क्या था, कुछ ग्रुप्स जो वीवर्स के थे तो वो तो अच्छे पोजीशंस पे थे, और कुछ मीडियम में थे। और वीवर्स में भी क्या होते थे, कुछ प्रोड्यूस करते थे अच्छे क्वालिटी के, मतलब कि कुछ तो रफ क्वालिटी के भी कपड़े बनाते थे, और कुछ फाइन क्वालिटी, क्योंकि फाइन क्वालिटी होगा तो उसका प्राइस तो ज़्यादा होगा। तो हर तरह के लोग रहते थे, जैसे कि जो रफ़ कपड़े होते थे, कोर्सर कॉटन, वो गरीब लोग खरीदते थे, और उसके डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती थी। और बैड हार्वेस्ट, फेमाइंस हो गया तो गरीब लोग के पास मुश्किल होता था कि पैसे वगैरह इकट्ठा करे और कपड़े खरीद सके। तो और जो अच्छे क्वालिटी के जो कपड़े वगैरह होते थे तो वो सब वही लोग खरीदते थे जिनके पास अच्छा पैसा है। जैसे फाइनर वेराइटीज़, वेल टू डू, मतलब अच्छे लोग जिनके पास रिच फैमिली है वही अच्छे खरीद पाते थे। और लेकिन इन सब की डिमांड तो घटती नहीं थी। फेमाइंस डिड नॉट अफेक्ट द सेल ऑफ बनारसी साड़ी होता है या बलूचरी साड़ीज़, तो ये सब की डिमांड घटती नहीं थी। मोर एवर यू हैव सीन मिल्स कुड नॉट स्पेशलाइज साड़ीज़ विथ वोवेन बॉर्डर, जिसके अलग अलग तरह के जो बनते हैं, या लुंगी वगैरह हो गया, हैंकरचीफ ऑफ मद्रास, कुड नॉट बी इजीली डिस्प्लेस्ड बाय द मिल प्रोडक्शन। क्योंकि ये सब का काम तो चलेगा ही ना, कितना भी मिल बने, लेकिन जो हाथ से कराई हुई काम है तो ये सब तो बिकेगा ही। मतलब लुंगी हो गया, ये हैंकरचीफ हो गया, रुमाल वगैरह जो अलग अलग तरह का डिज़ाइन बनाया गया, तो वो सब ईजिली मतलब कि डिस्प्लेस नहीं हो रहा था मिल प्रोडक्शन से। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है, मार्केट फॉर गुड्स। अब इसमें क्या लगा रहे थे कि ब्रिटिशर्स लोग दिमाग लगा रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि अपना सामान भी बिक जाए और प्रचार वगैरह भी ठीक से हो जाए। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि इंडियन मार्केट्स में कुछ दिमाग मतलब ये लगाया कि एडवर्टीज़मेंट का सहारा लिया।
एडवर्टीजमेंट क्या, मतलब कि ये भले ही सामान जैसे कपड़े वगैरह का जो टैग होता है, तो कपड़े वगैरह के टैग पे तो ये लिखा रहेगा साइड में मैनचेस्टर गुड्स, जैसे ये सब लिखा हुआ है कुछ भी, ये सब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैनचेस्टर गुड्स, और इधर क्या कर दे रहे थे, किसी किसी भगवान का फोटो लगा दिए, सरस्वती जी का, लक्ष्मी जी का, और भी भारत माता, मतलब अलग अलग चीज़ों का फोटो लगा लगा के ये लोग भेज रहे थे, ताकि लोगों में एक तरह का विश्वास जगा रहे, लोग इससे फैमिलियर भी हो जाएं ये फ़ोटो देख के, और ये सब चीज़ देख के फैमिलियर होके और सामान आसानी से ख़रीद ले। तो यही ये लोग यूज़ कर रहे थे इसमें। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखिए ये सब एडवर्टीजमेंट का सहारा ले रहे थे। दे अपीयर इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बोर्डिंग स्ट्रीट, और उससे सामान बेच रहे थे, मतलब एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए लेबल्स लगा देते थे, और इंडियंस लोग देखते थे जैसे कि मैनचेस्टर लगा हुआ है, तो ऐसे भी अभी भी है कि बाहर का सामान कुछ भी है तो हाँ विदेश से आया हुआ है सामान, तो लोग आसानी से खरीद लेते हैं, बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा होगा, तो वही कर रहे थे। व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज बिगिन सेलिंग क्लॉथ इन इंडिया, दे पुट लेबल्स ऑन क्लॉथ, वो तो लेबल तो लगा ही रहे थे, और लेवल इसलिए लगा रहे थे कि उससे क्या होगा कि वो प्लेस का भी पता चले। द लेवल नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड नेम ऑफ द कंपनी फैमिलियर टू द बायर, उसके नाम से भी फैमिलियर हो जाए लोग, और इसलिए लेवल लगाते थे। और द लेवल वाज ऑल्सो मार्क ऑफ क्वालिटी, जैसे आजकल भी कपड़े होते हैं ना, लेवाइस है, ली है, तो वो सबका क्वालिटी के भी मार्क के लिए भी लेवल लगाते थे, और लोग फैमिलियर हो जाए, मतलब कि उसके, और लोग जान के, जैसे कि ये लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे लिखा रहेगा व्हेन बायर्स सॉ मेड इन मैनचेस्टर रिटन इन बोल्ड ऑन द लेबल, दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग द क्लॉथ, और वो तो आराम से कपड़े खरीद लेंगे, लिखा बोलेंगे ये तो मैनचेस्टर का बना है, कपड़ा तो बहुत ही अच्छा होगा, और कॉन्फिडेंटली खरीद लेंगे। तो यही लोग बोले टेक्निक क्या क्या यूज कर रहे थे, एक तो लेवल्स का यूज कर रहे थे, और उन पे ये सब लिख दिए थे कहाँ बना हुआ है कपड़ा, ये सब, और ये सब भगवान वगैरह का, भगवान का अलग अलग मतलब इमेज ये सब शो कर रहे थे, ताकि लगे कि हाँ लोग हम आपसे फैमिलियर हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि लेबल सिर्फ टेक्स्ट नहीं था, उसके नीचे इमेज वगैरह भी लगा देते थे, ब्यूटीफुली इलिस्ट्रेटेड, और अलग अलग चीज़ों की। देखिए यहाँ पे इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स गॉडेस रेगुलरली अपीयर्ड ऑन द लेबल्स, और इम्प्रेस जैसे कृष्णा इमेज, सरस्वती, ऑल्सो इंटेंडेड टू मैन्युफैक्चर फ्रॉम फॉरेन लैंड, अपीयर समवॉट फैमिलियर टू द इंडियन पीपुल, मतलब कि लोग को फैमिलियर लगे। और कुछ लोग को टेक्स्ट पढ़ने भी नहीं आएगा, तो वो तो सीधा कैलेंडर देख के ले आएंगे घर पे, जैसे वो लोग क्या करते थे, जैसे माचिस है तो माचिस पे ही भगवान का फोटो बना देते थे, तो वो लोग माचिस देख के खरीद के ले आते थे। तो वही सब ये लोग टेक्निक्स इसमें यूज़ करते थे। तो और भी दे वेयर हंग इन टी शॉप्स, अब कभी बार देखते होंगे चाय कैलेंडर वगैरह पे भी छपवा देते थे, और ये सब चीज़ें, और कैलेंडर मतलब दुकान पे भी लगा देते थे, ताकि उससे भी क्या होता था, प्रचार हो जाता था, जो भी आएगा तो उनका एडवर्टीजमेंट भी हो जाता था उससे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, हु वाज जॉबर, जॉबर कौन था। और इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका मैं पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप चैनल को ज्वाइन कर ले, और आपको वहाँ पे सब डिटेल्स मिल जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे वो सब मैं शेयर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।